Welcome everyone, this is Mansi, and in today's session we will start part 2 of chapter 1 on equality. अगर अभी तक आपने पार्ट 1 इसका नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 का लिंक दिया हुआ है। पहले आपको पार्ट 1 देखना है, उसके बाद ये उसके आगे का कंटिन्यू करा है, तो उसके बाद आपको ये पार्ट 2 देखना है, तब जाकर आपको ये पूरा चैप्टर समझ आएगा। तो अब हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। Recognizing dignity. You have understood by now that the caste we are born into, the religion we practice, the class background we came from, whether we are male or female, अब हमने ये समझा कि चाहे हम किसी भी कास्ट के हैं, मतलब हम किसी भी कास्ट में पैदा हुए हैं, किसी भी रिलीजन को हम मानते, चाहे हम हिंदू धर्म को मानते, चाहे हम क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं, मुस्लिम को मानते हैं, द क्लास बैकग्राउंड वी केम फ्रॉम, हम किसी भी बैकग्राउंड से आए हो, चाहे हम अमीर घर से आए हो, चाहे हम गरीब घर से आए हों, वेदर वी आर मेल और फीमेल, या फिर हम चाहे गर्ल हैं या फिर फीमेल है, बॉय हैं या गर्ल हैं, these are often the things that determine why some people are treated unequally। ये जितनी भी चीज़ें हैं, हमारी कास्ट, हमारा रिलीजन, हम किस बैकग्राउंड से आए हैं, मतलब हमारी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है पैसे से रिलेटेड, और हम चाहे गर्ल हैं बॉय है, ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि क्यों लोग इनइक्वालिटी करते हैं, क्यों लोग इन लोगों को बराबर नहीं समझते इन चीज़ों को। ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारीज आर बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली। हमने पार्ट 1 में ओम प्रकाश की और अंसारी की बात करी थी कि उन लोगों को कितना अनइक्वली ट्रीट करा, उन लोगों को अपने से अलग समझा। बिकॉज जो ओम प्रकाश था वो दलित था, इस वजह से उसको अलग समझा गया, और जो वाल्मीकि था उस अब सॉरी जो अंसारी था, अंसारी को इस वजह से बोला गया बिकॉज वो नॉन वेज खाता था, क्योंकि उनके कास्ट और रिलीजन अलग थे, तो इसलिए लोग उनके साथ अनइक्वल बिहेव करते थे। व्हेन पर्सन्स आर ट्रीटेड अनइक्वली, जब लोगों को अनइक्वली ट्रीट करा जाता है, देयर डिग्निटी इज़ वायलेटेड, तो उनकी डिग्निटी वायलेटेड होती है। मतलब डिग्निटी का मतलब है जो उनकी खुद को लेकर इज्जत है, उस चीज़ को आप ख़राब कर सकते हो। बिकॉज आपको कोई हक नहीं है कि आप किसी भी पर्सन के उसके कास्ट के लेकर, उसके मेल फीमेल उसके जेंडर को लेकर, या वो वेज खाता है नॉन वेज बोलकर आप उसके साथ ऐसा भेदभाव करो। The dignity of both Om Prakash Valmiki and Ansaris was violated because of the way in which they are treated। Because उनके साथ इसलिए violate हुई बिकॉज उनको जिस तरीके से ट्रीट करा कि वो ओम प्रकाश है वो दलित है तो उससे स्कूल साफ करवाया गया, तो आपने किसी इंसान की डिग्निटी वायलेट करी है, उसकी आपने इज्जत खराब करी है ये करके। या फिर जो अंसारी है उसको नॉनवेज खाने की वजह से किसी ने घर नहीं दिया, तो आपने ये चीज़ आपने उसकी डिग्निटी को वायलेट करा है। बाय पिकिंग अप ऑन हिम एंड मेकिंग हिम स्वीप द स्कूल, जैसे ओम प्रकाश को स्पेशली खड़ा करा कि हाँ भाई तुम स्कूल साफ करोगे बिकॉज ऑफ हिज कास्ट, बिकॉज उसकी कास्ट छोटी थी। ओम प्रकाश वाल्मीकि स्कूल मेट्स एंड टीचर्स हर्ट हिज डिग्निटी बैडली एंड मेड हिम फील एज इफ ही वॉज लेस देन इक्वल टू ऑल ओवर स्टूडेंट इन द स्कूल। अब ओम प्रकाश के टीचर्स ने मिलकर ओम प्रकाश को ये फील करवाया कि जो ओम प्रकाश है वो और बच्चों से अलग है स्कूल में, और इस वजह से उसकी डिग्निटी को बहुत बैडली, बहुत ज़्यादा हर्ट करा है उसको बहुत ज़्यादा। अब वो जो बच्चा है, उस बच्चे के ओम प्रकाश के मन में बचपन से लेकर बड़े होने तक ये बात इतनी उसके दिमाग में रही कि उसने इस चीज़ को लेकर बुक तक लिख दी कि हाँ भाई ऐसा क्यों किया गया उसके साथ। बीइंग अ चाइल्ड ओम प्रकाश वाल्मीकि कुड डू वेरी लिटल अबाउट द सिचुएशन दैट ही वॉज इन। जो ओम प्रकाश था उस टाइम में वो बच्चा था और वो बहुत कम कर सकता था, जिस सिचुएशन में उसको डाला गया था उसके हिसाब से, जो काम उसे दिया गया था उसके हिसाब से उसे बहुत ज़्यादा काम दे दिया था। एंड इट वॉज हिज फादर हु, और उसके फादर थे, उसके पापा थे, हु ऑन सीइंग हिज सन स्वीप, और जब उसके पापा ने अपने बेटे को देखा कि हाँ वो स्वीपिंग कर रहा है, मतलब वो पोछा लगा रहा है स्कूल में, फेल्ट एंग्री बाय दिस अनइक्वल ट्रीटमेंट, उनको बहुत गुस्सा आया इस अनइक्वल ट्रीटमेंट को देखकर कि हाँ भाई क्यों उसके साथ अलग बर्ताव किया गया। एंड कन्फ्रंटेड द टीचर्स, और इसलिए उसने टीचर्स को ये सब बोला कि हाँ भाई आप ऐसा कैसे कर सकते हो किसी बच्चे के साथ। द अंसारी, अब दूसरी तरफ अंसारी के साथ क्या हुआ था, अंसारी डिग्निटी वॉज ऑल्सो हर्ट व्हेन पर्सन रिफ्यूज टू लीज देयर अपार्टमेंट टू देम।
अंसारी की डिग्निटी को भी यही नुकसान पहुंचाया लोगों ने, ये कहकर के हाँ भाई आप अंसारी हो, इसका मतलब है आप नॉनवेज खाते होगे, आप मुस्लिम कास्ट से हो, तो इसलिए हम आपको अपना घर नहीं देंगे। तो इससे भी लोगों ने उनकी डिग्निटी को हर्ट करा, उनकी इज्जत को हर्ट करा, सेल्फ रिस्पेक्ट को। हाउएवर व्हेन द प्रॉपर्टी डीलर सजेस्टेड दैट दे चेंज देयर नेम, और उसके बाद जब प्रॉपर्टी डीलर ने उनको ये सजेस्ट करा कि उन्हें अपना नाम बदल लेना चाहिए, इट वॉज देयर डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट दैट मेड देम रिफ्यूज दिस सजेशन। तो उनकी खुद की डिग्निटी थी, अंसारीज जो थे उन्होंने ये सब, इतना सब उनके साथ बुरा हुआ तब भी उन्होंने अपनी डिग्निटी, अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए अपने मन में, उन्होंने तब भी इस चीज़ के लिए मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया कि हाँ हम अपनी कास्ट को चेंज नहीं करेंगे, हम जो रियल में है हम वही बन के रहेंगे, हम क्यों झूठ बोलें, हमारी कास्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज आफ्टर ऑल सब लोग ह्यूमन बींग्स ही हैं। ओम प्रकाश एंड द अंसारीज डू नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस। ओम प्रकाश और अंसारी के साथ जो हुआ ऐसा वो बिल्कुल डिजर्व नहीं करते थे कि ऐसा उनके साथ होना चाहिए। इनफैक्ट उनके साथ किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। दे डिजर्व द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी एज एनी वन एल्स। उनको भी और लोगों की तरह सेम रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, सेम इज्जत मिलनी चाहिए जैसे बाकी के लोगों को दी जाती है। नेक्स्ट इज इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। इंडियन डेमोक्रेसी में इक्वालिटी किस हिसाब से है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूट रिकॉग्नाइजेज एवरी पर्सन एज इक्वल। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूट है वो हर पर्सन को इक्वल मानता है, चाहे वो गरीब हो, चाहे उसके कास्ट कैसी भी हो, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। दिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल पर्सनस फ्रॉम ऑल कास्ट। इसका मतलब क्या है कि कोई भी एक पर्सन, चाहे वो मेल है फीमेल है, किसी भी कास्ट का है, किसी भी रिलीजन का है, किसी भी ट्राइब का है, ट्राइब का मतलब होता है कि दल मान सकते हैं, छोटी छोटी ट्राइब्स होती हैं, मतलब उसमें बहुत कम लोग होते हैं और वो अपना अलग ही रहते हैं, उसे ट्राइब्स कहते हैं, छोटे लोगों के ग्रुप्स को कहा जाता है। एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड, चाहे कोई कितना ही पढ़ा लिखा हो या कम पढ़ा लिखा हो, इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स का मतलब होता है कि पैसा किसके पास कितना है, कि चाहे इकोनॉमिकली का मतलब होता है कि कौन कितना अमीर है, कौन कितना गरीब है, आर रिकॉग्नाइज्ड एज इक्वल। सब लोगों को इक्वल माना है। दिस इज़ नॉट टू से दैट इनइक्वालिटी कीजेस टू एग्जिस्ट। ये नहीं कह सकते कि जो इनइक्वालिटी है वो है अभी, मतलब ये नहीं कह सकते कि जो इनइक्वालिटी है वो भी है। इट डजेंट, बट एट लीस्ट इन डेमोक्रेटिक इंडिया द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन इज रिकॉग्नाइज्ड। वो हम ये नहीं कह सकते कि जो इनइक्वालिटी, आप इनइक्वालिटी को पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हो, बिकॉज एट लास्ट ये लोगों की सोच के ऊपर आ जाती है। आप हर एक जने की सोच को आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम इंडिया में रहते हैं, अगर हम इंडिया जैसी डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, तो हमें इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन इज रिकॉग्नाइज्ड। हमें सब लोगों के लिए इक्वली चीज़ों को फिर भी करना चाहिए, बिकॉज हम इंडिया जैसी कंट्री में रहते हैं जो डेमोक्रेटिक है। वाइल अर्लियर नो लॉ एग्जिस्टेड टू प्रोटेस्ट पीपल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड इल ट्रीटमेंट। पहले के टाइम पे क्या होता था, पहले के टाइम में कोई ऐसा लॉ नहीं था, मतलब कोई ऐसा कानून एग्जिस्ट ही नहीं करता था, बना ही नहीं हुआ था कि इसके अंदर लोगों को प्रोटेक्ट करा जाए, लोगों को बचाया जाए डिस्क्रिमिनेशन एंड इल ट्रीटमेंट से। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है भेदभाव से, या फिर आपने किसी के साथ बुरा व्यवहार कर दिया, उस चीज़ से लोगों को बचाया जा सके। नाउ देयर आर सेवरल दैट वर्क टू सी दैट पीपल आर ट्रीटेड विद डिग्निटी एज इक्वल्स। लेकिन अब ऐसे बहुत सारे लॉज हैं, ऐसे बहुत सारे कानून हैं जिसमें ये चीज़ पक्की करी जाती है कि लोगों को इक्वल ट्रीट करा जाए, लोगों की डिग्निटी बनी रहे, लोगों की इज्जत दूसरों की नज़रों में बनी रहे। आज की डेट में आप किसी को कास्ट को लेकर नहीं उसको भेदभाव कर सकते, वो आपके ऊपर बाद में इसी बात को लेकर आपके ऊपर वो केस भी कर सकता है कि आपने उसके साथ इस तरीके से बिहेव करा, तो अब आप ये काम नहीं कर सकते हैं। This recognition of equality includes some of the following provisions in constitution। तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा संविधान है इसके अंदर कुछ प्रोविजंस करे हैं, मतलब इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी डाली हैं कि हाँ भाई मतलब ये जो डिग्निटी लोगों की बनाए रखने के लिए और इक्वालिटी बनाए रखने के लिए रूल्स डाले हैं।
फर्स्ट दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ, कानून के आगे हर इंसान इक्वल है, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो। व्हाट दिस मीन्स इज दैट एवरी पर्सन, इसका मतलब क्या है कि कोई भी पर्सन फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, चाहे वो कंट्री का प्रेसिडेंट हो, टू कांता, चाहे वो कांता हो, एक ऐसी पर्सन हो जो किसी के घर में काम करती हैं, होम सर्वेंट का काम करती हैं, मतलब बड़े से लेकर छोटा तक, अ डोमेस्टिक वर्कर हैज़ टू ओबे द सेम लॉज, सबको एक ही कानून मानना है। सेकंड, दूसरी चीज़ क्या है, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, दूसरा कानून ये है कि किसी भी पर्सन को आप उसके रिलीजन को लेकर, रेस को लेकर, उसकी कास्ट को लेकर, प्लेस ऑफ बर्थ जहाँ वो पैदा हुआ है उसे लेकर, और वेदर दे आर फीमेल और मेल, और चाहे वो मेल है या फीमेल है, इस बात को लेकर आप किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो, भेदभाव नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड, एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस, मतलब हर इंसान हर एक पब्लिक प्लेस में जा सकता है। पहले के टाइम में ये होता था कि जो लोग थोड़ी छोटी कास्ट के होते थे उन लोगों को मंदिर तक में भी नहीं आने देते थे, तो अब ऐसा नहीं है, हमारे कानून के अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अब ये है कि कोई भी पर्सन पब्लिक प्लेस में आ सकता है, मतलब आप पार्क पे, रोड पे, मंदिर में, जो पब्लिक प्लेसेस हैं इन सारी जगहों पे आप जा सकते हो, जैसे प्लेग्राउंड्स हो गए, होटल्स हो गए, शॉप्स, मार्केट्स, यहाँ पे कोई भी पर्सन आ जा सकता है, किसी के ऊपर आप कोई रोक टोक नहीं लगा सकते हो। ऑल पर्सन्स कैन यूज़ पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, हर एक पर्सन जो पब्लिक के लिए अवेलेबल है, मतलब जो चीज़ फ्री में सरकार ने दे रखी है उसको हर एक पर्सन यूज़ कर सकता है, जैसे कि कुएँ फ्री के, रोड्स, बाथिंग घाट्स जो हो गए छोटे छोटे। फोर्थ, अनटचेबिलिटी, और चौथा पॉइंट क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, फोर्थ है अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड, कि अनटचेबिलिटी को ख़त्म कर दिया। पहले के टाइम पे क्या होता था कि लोग अछूत मानते थे, कुछ लोगों को, लोग ये सोचते थे कि अगर वो हमें टच कर लेगा तो हम गंदे हो जाएंगे, इसे अनटचेबिलिटी कहा जाता था। लेकिन अब हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये अनटचेबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, कोई पर्सन किसी को लेकर इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकता। Then the two ways in which the government has tried to implement the equality that is guaranteed in the constitution is first, अब दो तरीके हैं जो गवर्नमेंट ने ट्राई करा है कि वो इक्वालिटी बनाए रखे, जितनी भी ये प्रॉब्लम्स थी हमारे देश में, इस सारी चीज़ों का सॉल्यूशन निकाले कि सब लोग इक्वल रहें। तो क्या है, इस फर्स्ट थ्रू लॉज एंड सेकंड थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। सबसे पहले तो सरकार ने क्या करा, सरकार ने लॉज बना दिए, कानून बना दिए, जो अभी मैंने आपको 4 बताए हैं कानून के, अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, सब इक्वल हैं, ये सब। दूसरा क्या है, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स बनाए हैं और स्कीम्स। गवर्नमेंट ने क्या करा, ऐसे लोगों को, जैसे दलित लोग हो गए या जिनकी छोटी कास्ट है या फीमेल्स हैं, मतलब जो औरतें हैं, इन लोगों को लोगों ने पीछे करते गए बोल बोल कर, या फिर इन सारी चीज़ों से ये लोग पीछे होते गए। तो इन लोगों के लिए सरकार ने क्या करा, सरकार ने इन लोगों के लिए प्रोग्राम्स बनाए, स्कीम्स बनाई। देयर आर सेवरल लॉज इन इंडिया दैट प्रोटेक्ट एवरी पर्सनस राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली। हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिसके अंदर सबके राइट, सबके जो अधिकार हैं उनकी रक्षा की जाती है। इन एडिशन टू लॉज द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो सेट अप सेवरल स्कीम्स, गवर्नमेंट ने कानून तो बनाए हैं, स्कीम्स भी बनाई है टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ कम्युनिटीज़ एंड इंडिविजुअल्स हु हैव बीन ट्रीटेड अनइक्वली फॉर सेवरल सेंचुरीज। उन लोगों के लिए ऐसी स्कीमें बनाई है कि जिनको इतने सेंचुरी से, इतने सालों से उनको अनइक्वल ट्रीट करा जा रहा था, उन लोगों को अपने से डिस्क्रिमिनेट करा जा रहा था, उनके लिए स्कीम्स बनाई हैं। तो इसमें क्या क्या आ जाता है, जैसे दीज स्कीम्स आर टू एंश्योर ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल हु हैव नॉट हैड दिस इन द पास्ट। तो इस स्कीम से ये बेनिफिट होता है कि ये जो लोग पीछे हो गए हैं, जो लोग पिछड़ गए हैं, इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, कि इन लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले, इस चीज़ के लिए ये स्कीम्स बनती है। तो ये स्कीम्स जैसे क्या हो गई, जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्कूल्स के अंदर इन लोगों की सीट्स फिक्स होती है कि आपको इतनी परसेंट सीट्स, जैसे 25% सीट्स आपको इन ट्राइब्स के लिए, जो SC ST होती हैं, OBC होती हैं, कास्ट जो थोड़ी सी छोटी कास्ट में मानी जाती हैं, उन कास्ट के लिए
सीट्स रिज़र्व करी जाती है कि हाँ इन सब लोगों को भी आगे आने का मौका चाहिए। ऐसे ही फीमेल्स के लिए काफ़ी जगह सीट्स पहले से रिज़र्व्ड हो जाती हैं कि वो लोग भी आकर पढ़ें, या फिर बाकी और भी चीज़ों में करी जाती है। वन ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट इंक्लूड्स द मिड डे मील स्कीम। अब गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने बच्चों के लिए मिड डे मील स्कीम निकाली। आप सब ने भी देखा होगा कि आपके स्कूल्स में, कुछ स्कूल्स में जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उन स्कूल्स के अंदर मिड डे मील होती है, मतलब आपको लंच टाइम में खाना दिया जाता है, वो स्कूल वाले ही देते हैं। दिस रिफर्स टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद कुक्ड लंच। ये प्रोग्राम क्या है, मिड डे मील का मतलब है कि हर स्कूल में, जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें बच्चों को कुक्ड लंच मिलेगा, मतलब पका हुआ दोपहर का खाना मिलेगा। तमिलनाडु वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम इन 2001। जो तमिलनाडु है वो फर्स्ट स्टेट है हमारी इंडिया की जिसने ये वाली स्कीम इंट्रोड्यूस करी थी कि मिड डे मील करनी है बच्चों के लिए, कि बच्चे आए और स्कूल में आकर ही अपने दिन का खाना खाएंगे। The Supreme Court asked all the state governments to begin this program in their school within 6 months। और फिर सुप्रीम कोर्ट, जो सबसे हेड का कोर्ट आ जाता है, जो सबसे उच्च न्यायालय जिसे कहते हैं हिंदी में, उन्होंने जितनी भी स्टेट्स थी इंडिया की जितनी भी स्टेट्स थी, सबसे उन्होंने ये पूछा कि 6 मंथ के अंदर, मतलब 6 मंथ के अंदर आपको ये प्रोग्राम स्टार्ट करना है। This program has had This program has had many positive effects। अब ये जो प्रोग्राम था ना, जो ये मिड डे मील की स्कीम थी कि बच्चों को दिन में खाना खिलाना है स्कूल में ही, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हुए, इसके बहुत सारे अच्छी बातें हुई। These includes the fact that more poor children have begun enrolling and regularly attending school। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये हुआ, जो पुअर चिल्ड्रन है, मतलब ऐसे जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते थे स्कूल आना, और वो सब, उन सब के इतना बस की नहीं था कि हाँ भाई, क्योंकि देखो कुछ पुअर चिल्ड्रन ऐसे होते हैं जिनके दोनों जो मम्मी पापा होते हैं, दोनों पेरेंट्स होते हैं, वो बाहर जाकर काम करते हैं, वो सुबह काम के लिए जाते हैं और वो रात को आते हैं, तो उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो अपने बच्चे के लिए लंच बनाकर तैयार करके उसे दे। लेकिन इस चीज़ से ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। इससे जो पुअर बच्चे थे ना, वो उनके एडमिशन स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा होने लग गए, मतलब पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा बच्चे जो थे वो स्कूल आकर पढ़ने लगे, क्योंकि अब माँ बाप को ये चिंता नहीं थी, उनके पेरेंट्स को ये चिंता नहीं थी कि उनके बच्चों को खाना नहीं मिल पाएगा। उसके बाद है, टीचर्स रिपोर्टेड दैट अर्लियर चिल्ड्रन वुड often go home for lunch and then not return to school, but now with the midday meal being provided in school, अब जो टीचर्स है, टीचर्स ने ये बात देखी कि जैसे हमारी जो सिटीज़ होती है, सिटीज़ के अंदर तो ऐसा होता नहीं कि हाँ भाई बच्चों को घर भेज देते हैं स्कूल से कि आप जाकर अपना लंच ले आइए, लेकिन जैसे थोड़े विलेजेस के जो एरिया होते हैं उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर बच्चे अपने घर जाते हैं लंच लेने और वो घर पे ही रह जाते हैं, वो स्कूल आते ही नहीं वापस। तो इससे ये वाली प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो गई कि हाँ भाई बच्चों को स्कूल से फिर जाने का मौका नहीं मिल पाता, उनको स्कूल में ही लंच मिल जाता है। देयर अटेंडेंस हैज़ इम्प्रूव्ड, बच्चों की अटेंडेंस इम्प्रूव हुई, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल डेली आने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि हाँ भाई उन्हें स्कूल में खाना मिलेगा। Their mothers who earlier had to interrupt their work to feed their children at home during the day now no longer need to do so। अब जो बच्चों की मम्मा थी, जो उनकी माँ थी, उन लोगों को ये प्रॉब्लम होती थी कि वो अपने घर में जैसे काम छोड़कर, उनको काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी मॉम वर्किंग होती है, तो उनको काम छोड़कर अपने बच्चों का लंच वगैरह बनाना पड़ता था, अब उनको ये वाली प्रॉब्लम नहीं थी। This program has also helped reduce caste prejudice because children of all castes in the school eat this meal together and in quite a few places। अब क्या था इससे ना, कास्ट प्रेजुडिस का मतलब है जो कास्ट को लेकर बातें चल रही थी ना, हाँ भाई दलित लोगों के साथ ही ये होता है, ये सिस्टम नहीं था, बिकॉज स्कूल तो जो विद्यालय है वो तो सब लोगों के लिए इक्वल है, चाहे उसके अंदर कोई भी कास्ट का बच्चा हो, किसी भी ट्राइब का बच्चा हो, तो उससे ये कास्ट का सिस्टम भी ख़त्म हो गया, बिकॉज स्कूल ने मिड डे मील सबके लिए रखी थी, चाहे वो बच्चा अमीर हो चाहे वो गरीब हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद है
एंड इन क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस, और कुछ जगहों पे दलित वुमेन हैव बीन एम्प्लॉयड टू कुक द मील, और जो दलित वुमेन थी उन वुमेन्स को भी, उन औरतों को भी काम मिल गया था खाना बनाने का। The midday meal program also helps reduce the hunger of poor students who often come to school and cannot concentrate because their stomachs are empty। और जो मिड डे मील प्रोग्राम था, इससे एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि जो बच्चों को पूरा पेट भरकर खाना नहीं मिलता है, वो बच्चे खाली पेट स्कूल आते थे पढ़ने के लिए और उनका मन नहीं लगता था पढ़ने में, बिकॉज सब बच्चे ऐसे नहीं होते कि उनको पेट भरकर खाना मिल सके। तो उन बच्चों की ये प्रॉब्लम इससे सॉर्ट आउट हो गई थी कि हाँ, उन्हें पता था उन्हें स्कूल में खाना मिलेगा, तो वो बच्चे अब मन लगा कर पढ़ते थे क्योंकि अब उनका पेट भरा हुआ है। तो इसके अंदर पढ़ाई में भी बच्चों के फ़ायदा हुआ। तो इतने सारे बेनिफिट्स थे मिड डे मील के। इसके बाद ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको शो करनी थी इसमें। यहाँ से इफ़ यू वर वन ऑफ द अंसारीज, सॉरी दिस वन नॉट, यस, ये आप पिक्स देख रहे होंगे, इसमें है इन 1975 फिल्म दीवार, एक फिल्म थी जो 1975 में आई थी, उस फिल्म का नाम था दीवार। अ बॉय हु वर्क्स एज अ शू शाइन रिफ्यूजेस टू पिक अप अ कॉइन थ्रोन एट हिम। तो उसके अंदर एक मूवी थी, उस मूवी में क्या था, ये जो बॉय है, इस बॉय को जब फेंक कर पैसे दिए, क्या करा, उसको कॉइन जो सिक्का होता है वो फेंक कर दिया। ही फील्स दैट, तो उसने मना कर दिया कि वो ये फेंके हुए पैसे नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा, उसको ऐसा क्यों फील हुआ, उसको लगा, ही फील्स दैट देयर इज डिग्निटी इन द वर्क दैट ही डज एंड इंसिस्ट दैट हिज फी बी गिवन रिस्पेक्टफुली। बिकॉज उस बॉय को ये लगता था कि जो वो काम कर रहा है, चाहे वो शू पॉलिश करने का काम कर रहा है, चाहे वो लोगों के जूते साफ करने का काम कर रहा है, लेकिन वो कह रहा है मेरे काम में मेरी इज्जत है। तो अगर मेरे काम में मेरी इज्जत है, मेरी डिग्निटी है, तो इस वजह से मैं अपने जो फीस है, जो मैं उसके बदले पैसे लूँगा, वो पैसे भी मैं इज्जत से लूँगा, मैं फेंके हुए पैसे नहीं लूँगा। उसके बाद ये है पार्लियामेंट, आपने देखा होगा, ये दिल्ली में ही है, इंडिया गेट के पास। द पार्लियामेंट इज़ द cornerstone of our democracy and we are represented in it through our elected representatives। ये जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में क्या होता है, जितने भी हमारे इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, मतलब जिन मिनिस्टर्स को हम चुनते हैं अपने लिए, वो हमारी सारी प्रॉब्लम्स इस पार्लियामेंट में ही बैठकर सॉल्व करते हैं, सब लोगों के सामने रखते हैं। तो ये कॉर्नर स्टोन है हमारी डेमोक्रेसी का, मतलब इसके अंदर ही सारे जो रूल्स वगैरह होते हैं वो बैठकर उन चीज़ों पर ध्यान लगाया जाता है। नेक्स्ट इज ज़ीरो हंगर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG, ज़ीरो हंगर ये था। नेक्स्ट इज, ये आप देख सकते हैं, ये जो बच्चे हैं इनको चिल्ड्रन बीइंग सर्व्ड देयर मिड डे मील एट द गवर्नमेंट स्कूल इन उत्तराखंड के स्कूल्स में बच्चों को ऐसे मिड डे मील दी गई थी। इस क्वेश्चन का आपको क्लियर हो गया होगा कि मिड डे मील किसे कहते हैं, इधर ही है इसका आंसर पूरा का पूरा, यहाँ पे ही है इसका आंसर। और इसके 3 बेनिफिट्स भी थे, इधर बेनिफिट्स लिखे हुए थे कि हाँ बच्चों के एडमिशन्स हो जाते हैं, ये सब। उसके बाद है वाइल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। जो अभी गवर्नमेंट प्रोग्राम्स है जिन्होंने ये सब करा है कि हाँ भाई इक्वालिटी बढ़े, लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, देयर इज़ मच दैट स्टिल नीड्स टू बी डन। लेकिन अभी भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमें पूरी करनी है। वाइल द मिड डे मील प्रोग्राम हैज़ हेल्प्ड इंक्रीज द एनरोलमेंट, जो मिड डे मील प्रोग्राम है जिससे एनरोलमेंट बढ़ी, बच्चों के एडमिशन्स बढ़े, एंड अटेंडेंस ऑफ पुअर चिल्ड्रन इन स्कूल, जो गरीब बच्चे थे उन बच्चों की अटेंडेंस बढ़ी, मतलब वो बच्चे भी स्कूल आने लग गए। देयर कॉन्टिन्यूज टू बी बिग डिफरेंसेज इन अवर कंट्री बिटवीन स्कूल्स दैट द रिच अटेंड एंड दोज दैट पुअर अटेंड। तो इससे बहुत ज़्यादा जो डिफरेंस था हमारी कंट्री में कि अमीर ही बच्चे पढ़ पाते थे, गरीब बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, वो कम हुआ। इवन टुडे देयर आर सेवरल स्कूल्स इन द कंट्री इन विच दलित चिल्ड्रन, लेकिन आज भी
हमारी कंट्री में ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं जिसके अंदर जो दलित चिल्ड्रन है, लाइक ओम प्रकाश वाल्मीकि हो गए, आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एंड ट्रीटेड अनइक्वली। उनके साथ आज भी भेदभाव होता है और उनको अनइक्वली ट्रीट करा जाता है। दीज चिल्ड्रन आर फोर्स्ड इनटू अनइक्वल सिचुएशंस इन विच देयर डिग्निटी इज नॉट रिस्पेक्टेड। ऐसे बच्चों को फोर्स करा जाता है जहाँ पर उनकी डिग्निटी की इज्जत नहीं होती, मतलब उनकी इज्जत नहीं रखी जाती। दिस इज़ बिकॉज पीपल रिफ्यूज़ टू थिंक ऑफ देम एज इक्वल इवन दो द लॉ रिक्वायर्स इट। और इसका सिर्फ एक यही रीज़न है, बिकॉज ये लोगों की सोच है, ये लोगों की थिंकिंग है कि वो ये सोचते हैं कि जैसे कानून ने इक्वल समझा है वो इस तरीके से इक्वल नहीं समझते। वो उनकी सोच की वजह से ख़राब होता है सब कुछ। One of the main reasons for this is that attitudes change very slowly। और इसका एक रीज़न ये है कि लोगों का एटीट्यूड, लोगों की सोच जो है वो धीरे धीरे चेंज होती है। इवन दो पर्सनस आर अवेयर दैट डिस्क्रिमिनेशन इज़ अगेंस्ट द लॉ। जबकि लोग ये बात जानते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है, वो हमारे कानून के खिलाफ है। दे कॉन्टिन्यू टू ट्रीट पीपल इक्वली ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट। लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते, हमारे कानून में लिखा हुआ है कि ये चीज़ गलत है, फिर भी लोग इस चीज़ को नहीं मानते और वो फिर भी लोगों को अनइक्वल ट्रीट करते हैं उनकी कास्ट के बेसिस पे, उनके रिलीजन, डिसेबिलिटी। मतलब किसी इंसान के हाथ पैर खराब है तो इस वजह से भी उससे भेदभाव लोग करते हैं। इकोनॉमिक स्टेटस के, वो अमीर है, गरीब है, एंड बिकॉज आर वुमेन, और इस वजह से भी करते हैं कि वो एक औरत है, वो मेल्स के कंपैरिजन में, आदमियों के कंपैरिजन में वो कमज़ोर है, ये लोग मानते हैं। इट इज़ ओनली व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट नो वन इज़ इन्फीरियर। और ये सब तभी ख़त्म होगा जब लोग ये सोचेंगे कि कोई भी इन्फीरियर नहीं है, मतलब कोई भी हमसे कम नहीं है, एंड दैट एवरी पर्सन डिज़र्व्स टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी। और हर पर्सन का अधिकार है, डिज़र्व मतलब हर इंसान इस लायक है कि उसको डिग्निटी उसकी बनाए रखें, उसकी रिस्पेक्ट हो। दैट प्रेजेंट एटीट्यूड्स कैन चेंज। और ये तभी बदलेगा जो आज के जो एटीट्यूड्स हैं, वही चीज़, मतलब आज ही लोगों की जो सोच है वही इस चीज़ को बदल सकती है। इस्टेब्लिशिंग इक्वालिटी इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज़ अ कॉन्टिन्यूअस स्ट्रगल। डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी बनाए रखना, इक्वालिटी को बनाना एक स्ट्रगल की तरह है, एंड वन इन विच इंडिविजुअल्स एज वेल एज वेरियस कम्युनिटीज इन इंडिया कंट्रीब्यूट टू, एंड यू विल रीड मोर अबाउट दिस इन दिस बुक। और इस इक्वालिटी को बनाने के लिए, मतलब ये सारी जितनी भी चीज़ें सब लोगों को बराबर रखने के लिए, हर एक, कुछ लोग ऐसे हैं वो भी काम कर रहे हैं, कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे हैं वो भी मेहनत कर रहे हैं, और बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, मतलब बहुत सारे ग्रुप्स लोग बना लेते हैं खुद की तरफ से ही। जैसे मान लो 5-6 लोग हैं या फिर बहुत 20-25 ऐसे लोगों के भी ग्रुप्स होते हैं, तो वो सब ग्रुप्स बना लेते हैं और वो इन लोगों की हेल्प करने के लिए काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनके बारे में हैं और हम इस बुक में इसके बारे में और भी आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज इश्यूज ऑफ, ये डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में है, ये पढ़ लेते हैं। इट इज़ डिस्ग्रेसफुल टू लिव एट द कॉस्ट ऑफ वन सेल्फ रिस्पेक्ट। ये बहुत डिस्ग्रेसफुल है, ये बहुत बुरी बात है कि आप किसी और इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट के, मतलब किसी और इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट ख़राब कर रहे हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ द मोस्ट वाइटल फैक्टर इन लाइफ। जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर इंसान खुद की नज़रों में गिर जाएगा तो वो कैसे किसी चीज़ को करेगा। विदाउट इट मैन इज सिफर। इसके बिना इंसान खराब है। टू लिव वर्थली विद सेल्फ रिस्पेक्ट वन हैज़ टू ओवरकम डिफ़िकल्टीज़। अगर किसी इंसान को सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीना है तो उसको सारी परेशानियों से बाहर आना पड़ेगा। इट इज़ आउट ऑफ हार्ड and keyless struggle alone that one derives strength, confidence and recognition। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि अगर एक ही इंसान ये सारी प्रॉब्लम से के साथ लड़ेगा तो ये चीज़ बहुत मुश्किल है। मैन इज़ मॉर्टल, एवरीवन हैज़ टू डाई। मॉर्टल का मतलब होता है कि अगर हम कभी ना कभी तो हम मरेंगे। मॉर्टल का मतलब ये होता है कि हम कभी ना कभी तो ख़त्म होंगे। एवरीवन हैज़ टू डाई, सम
डे और द अदर, हर इंसान को मरना है, आज नहीं तो कल, बट वन मस्ट रिजॉल्व टू ले डाउन वंस लाइफ इन एनरिचिंग द नोबल आइडल्स ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड इन बेटरिंग वंस ह्यूमन लाइफ। लेकिन हर एक इंसान को अपनी लाइफ में ये काम करना ज़रूरी है कि आप किसी और की लाइफ को भी अच्छी करो अपने साथ। नथिंग इज़ मोर डिसग्रेसफुल फॉर अ ब्रेव मैन देन टू लिव डिवॉइड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। ये बहुत ज़्यादा डिस्ग्रेसफुल है किसी भी पर्सन के लिए कि वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बिना जी सके। ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बातें थी। नेक्स्ट इज़ इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। अब डेमोक्रेसीज़ के अंदर, हमारी डेमोक्रेसीज जो है इसके अंदर इक्वालिटी को लेकर और क्या क्या प्रॉब्लम्स है इनके बारे में पढ़ेंगे। यू आर प्रोबेबली वंडरिंग वेदर इंडिया इज़ द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच देयर इज़ इनइक्वालिटी। आप ये ज़रूर अब सोच रहे होंगे, अभी तक हमने सिर्फ इंडिया की बात करी, तो आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि सिर्फ इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जिसके अंदर इनइक्वालिटी है एंड वेयर द स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी कॉन्टिन्यूज टू एग्जिस्ट। और ये जो स्ट्रगल है इनइक्वालिटी का, मतलब ये जो लड़ाई लोगों की चलती आ रही है शुरू से इस चीज़ को लेकर, ये चलती ही रहती है। द ट्रुथ इज़ दैट इन मैनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, लेकिन सच्चाई ये है कि पूरी दुनिया में जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, द इशू ऑफ इक्वालिटी कंटिन्यूज टू बी द की इशू अराउंड विच कम्युनिटी स्ट्रगल। जो इक्वालिटी का इशू है ना, जो सब लोगों को बराबर करने का की प्रॉब्लम है ना, ये हर कंट्री के अंदर है। सो फॉर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल के लिए आपको बताया जाए, इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अफ्रीकन अमेरिकन्स whose ancestors were the slaves who were brought over from Africa। अब यूनाइटेड अमेरिका की आपको एक बात बताते हैं कि यूनाइटेड अमेरिका में जो अफ्रीकन अमेरिकन्स है, मतलब जो अमेरिका में अफ्रीकन लोग हैं, उन लोगों के लिए क्या माना जाता है, उनको ये माना जाता है जो उनके एंसेस्टर्स थे, मतलब जो उनके पूर्वज थे, उनको लाया गया था अफ्रीका से स्लेव बनाकर, मतलब अपना नौकर बनाकर उन्हें लाया गया था। कॉन्टिन्यू टू डिस्क्राइब देयर लाइफ्स टुडे एज लार्जली अनइक्वल। और आज भी लोग उनको लेकर यही समझते हैं कि हाँ ये वही पहले के अफ्रीका के लोग हैं और ये यहाँ के नौकर हैं, उनको ये माना जाता है और इस वजह से उनको अनइक्वल ट्रीट करा जाता है। दिस डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर वॉज अ मूवमेंट इन द लेट 1950s। लेकिन सच्चाई ये है कि 1950s में द पुश फॉर इक्वल राइट्स फॉर अफ्रीकन अमेरिकन पायरर to this, African Americans were treated extremely unequal in the United States and denied equality through law। और ये जो अनइक्वालिटी है, जो अफ्रीकन अमेरिकन है, जो अमेरिका में अफ्रीकन लोग रहते हैं, उन लोगों के साथ इसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा अनइक्वालिटी रहती है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन ट्रैवलिंग बाय बस, अब किस किस चीज़ को लेकर अनइक्वालिटी है, जैसे जब वो बस में ट्रैवल कर रहे हैं, दे ईदर हैड टू सिट एट द बैक ऑफ द बस, या तो उन्हें बस के बिल्कुल लास्ट में बैठना होगा, और गेट अप फ्रॉम देयर सीट वेन एवर अ वाइट पर्सन विश टू सिट। और उनको तब अपनी सीट से उठ, अगर वो पीछे वाली सीट पे बैठे हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर वो कहीं और किसी सीट पे बैठे हैं और अगर कोई वाइट पर्सन आ जाता है और वो आकर बैठना चाहता है बस की सीट में, तो उन्हें उठना पड़ेगा, उनको वाइट पर्सन को अपनी सीट देनी पड़ेगी। तो ये अनइक्वालिटी है क्योंकि वो भी तो ह्यूमन बींग्स हैं। रोज़ा पार्क्स 1930 to 2005 वॉज एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन। वो अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी। टायर्ड फ्रॉम अ लॉन्ग डे एट वर्क, शी रिफ्यूजेस टू गिव अप हर सीट ऑन अ बस टू अ वाइट मैन। और वो काफ़ी ज़्यादा थक गई थी अपने काम से, वापस आ रही थी, तो उन्होंने क्या करा, वो बस में बैठी हुई थी और बस में उन्होंने वाइट मैन को मना कर दिया था अपनी सीट देने के लिए। कब की बात है ये? 1 दिसंबर 1955 की। Her refusal that day started a huge agitation against the unequal ways in which African Americans were treated and which came to be known as civil rights movement। और उस वजह से इतनी लड़ाई हुई कि वो किसके अंदर चेंज हो गई, सिविल राइट्स मूवमेंट चालू हो गया कि जितने भी जो सिविल राइट्स मूवमेंट का मतलब है कि जितने भी जो आम लोग हैं उनके अधिकारों को लेकर, इस चीज़ को लेकर मूवमेंट शुरू हो गया। द सिविल राइट्स एक्ट इन 1964 प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस। और फिर ये जो मूवमेंट आया सिविल राइट्स मूवमेंट, इसके हिसाब से 1964 में आया था, ये आप मार्क कर लेना। इसके हिसाब से
प्रोहिबिट हो गया मतलब बंद हो गया डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन एंड नेशनल ओरिजिन, मतलब आप जहाँ से पैदा हुए हैं उस चीज़ को लेकर भेदभाव बंद हो गया। इट ऑल्सो स्टेटेड दैट ऑल स्कूल्स वुड बी ओपन टू अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन, और ये बात मानी, ये वाली बात प्रूफ हो गई, मतलब ये चीज़ लोगों ने अलाउ कर दी कि जो अफ्रीकन अमेरिकन बच्चे हैं उन लोगों के लिए भी सारे स्कूल्स ओपन है, मतलब वो किसी भी स्कूल में जाकर पढ़ सकते हैं। that they would no longer have to attend separate schools specially set up for them। अब उनको ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि उन्हें अपने लिए अलग से किसी स्पेशल स्कूल में जाना पड़े, ऐसे स्कूल में उन्हें अब जाने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ भाई सिर्फ वहाँ पे अफ्रीकन अमेरिकन ही बच्चे पढ़ेंगे, अब वो किसी भी स्कूल में पढ़ सकते थे। However, despite this, a majority of African Americans continue to बी अमंग द पुअरेस्ट इन द कंट्री, लेकिन इसके बाद भी जो अफ्रीकन अमेरिकन लोग थे वो उस कंट्री में काफ़ी गरीबी में रहे। मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन कैन ओनली अफोर्ड टू अटेंड गवर्नमेंट स्कूल्स, ज़्यादातर जो अफ्रीकन अमेरिकन बच्चे थे उनको सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल ही वो अफोर्ड कर पाते थे, वो प्राइवेट स्कूल नहीं जा पाते थे क्योंकि उनके पास इतना मनी नहीं होता था, इतने पैसे नहीं होते थे। उसके बाद है afford the attend government schools that have fewer facilities and poorly qualified teachers as compared to white students। और वो जो गवर्नमेंट स्कूल्स वहाँ के होते थे उधर जो टीचर्स थे वो भी पुअरली क्वालिफाइड थे, वो भी इतने ज़्यादा खास पढ़े लिखे नहीं थे गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स, जितने अच्छे वाइट स्टूडेंट्स जिस स्कूल में पढ़ते थे, वाइट स्टूडेंट्स जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे उस स्कूल के टीचर्स से कम पढ़े लिखे स्टूडेंट वो टीचर्स होते थे उसमें। और लिव इन एरियाज वेयर द गवर्नमेंट स्कूल्स आर एज हाईली रेटेड एज प्राइवेट स्कूल्स, sorry, students who either go to private schools or live in areas where the government schools are। और मतलब जो जैसे जो कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स ऐसे थे जो ऐसे एरिया में थे जहाँ पर प्राइवेट स्कूल्स भी अच्छे अच्छे थे, मतलब अच्छे अच्छे एरिया के जो गवर्नमेंट स्कूल्स थे वो, और जो प्राइवेट स्कूल्स थे उसके अंदर वाइट चिल्ड्रन पढ़ते थे, और जो बाकी के गवर्नमेंट स्कूल थे जो बाकी के सरकारी स्कूल थे उन सरकारी स्कूल में वो ब्लैक चिल्ड्रंस पढ़ते थे, मतलब जो वो अफ्रीकन अमेरिकन थे वो पढ़ते थे। और उस स्कूल के जो टीचर्स थे वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे जितने अच्छे वाइट थे जो चिल्ड्रंस, जो अमेरिकन चिल्ड्रंस थे वो जितने अच्छे टीचर्स से पढ़ते थे वो इतने अच्छे टीचर्स से नहीं पढ़ते थे। तो ये है रोज़ा पार्क्स के बारे में कि रोज़ा पार्क्स एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन चेंज द कोर्स ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री विद वन डिफेंट एक्ट, कि उसने एक बार ऐसे मना करा कि हाँ मैं अपनी सीट नहीं दूंगी और इसके चक्कर में इतनी सारी बातें हुई, उसके बाद ये मूवमेंट हुई और उसने इनकी लाइफ चेंज की। देन excerpt from article 15 of the Indian Constitution से है prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex और place of birth, इन सारी चीज़ों को लेकर prohibition है, मतलब ये चीज़ आप नहीं कर सकते हो। जैसे फर्स्ट है द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, कोई भी स्टेट कोई भी शहर किसी भी पर्सन के साथ उसके रिलीजन, उसकी रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स का मतलब है कि वो फीमेल है या मेल है, एनी ऑफ देम, इसमें से किसी भी चीज़ को लेकर उससे भेदभाव नहीं कर सकता। सेकंड, नो सिटीजन शेल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन, कंडीशन विद रिगार्ड टू, उसके ऊपर किसी भी चीज़ की रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। किस चीज़ को लेकर? फर्स्ट, एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, मतलब इनमें से किसी भी जगह पे उनको जाने से कोई रोक टोक नहीं सकता। और द यूज़ ऑफ वेल्स, उनको वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स जहाँ पे लोग नहाते थे पहले के टाइम पे, रोड्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट मेंटेन होली और पार्टली आउट ऑफ स्टेट फंड्स और डेडिकेटेड टू द यूज़ ऑफ जनरल पब्लिक, मतलब जो स्टेट फंड जो गवर्नमेंट ने, सरकार ने पैसा देकर ये सारी चीज़ें बनवाई हैं या फिर उसमें अपना थोड़ा बहुत हिस्सा दिया है, जैसे सरकार क्या करती है फ्री में अपनी ज़मीन दे देती है इन लोगों को या फिर थोड़ी बहुत इसमें इक्विपमेंट लगा देती है, तो इन जगहों पे भी इन लोगों के ऊपर कोई भी रोक टोक किसी चीज़ की नहीं कर सकता। ये हमारे संविधान में, हमारे कानून में लिखा हुआ है। और क्या नाम है इसका? आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इज, अब चैलेंज क्या है डेमोक्रेसी
को लेकर। नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक। कोई भी कंट्री को आप बिल्कुल डेमोक्रेटिक नहीं बोल सकते, बिकॉज लोगों की सोच बहुत अलग है अभी भी। There are always communities and individuals trying to expand the idea of democracy। अभी भी बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं और इंडिविजुअल्स, बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि जो डेमोक्रेसी है एंड पुश फॉर अ ग्रेटर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इक्वालिटी ऑन एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू इश्यूज़। कि वो ये क्या चाहते हैं कि जितने भी ये जो परेशानियाँ हैं इन चीज़ों से के ऊपर इक्वालिटी लाने के लिए, इनको बराबर करने के लिए अभी भी काम करते रहते हैं। सेंट्रल टू दिस इज़ द स्ट्रगल ऑफ द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ऑल persons आर इक्वल एंड फॉर देयर डिग्निटी टू बी मेंटेन्ड। इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट हाउ द इशू, अब इस बुक में आप यही सब पढ़ोगे कि इश्यूज़ के बारे में पढ़ोगे ऑफ इक्वालिटी इफेक्ट्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर डेली लाइफ के जो बराबर ये जो चीज़ें हमारी डे टू डे लाइफ में कितना फ़र्क डालती है हमारे इंडिया में। एज यू रीड दीज चैप्टर्स थिंक अबाउट वेदर द इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन्स एंड दे आर बीइंग एबल टू मेंटेन देयर डिग्निटी इज़ अपहेल्ड। और ये सब आप ये पढ़िए देखकर कि क्या अभी भी इसमें कोई सुधार आया है, नहीं आया है, और क्या क्या चेंजेस इसमें लाने हैं, इस चीज़ के बारे में आप सोचिए कि लोगों को इक्वल कैसे करना है। तो इसी के साथ ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। और अगर आपको इसको लेकर कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी क्वेरी हो तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में पूछ सकते हैं। और आगे और वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक यू फॉर टुडे। बाय बाय।